नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता ये टीवी न्यूज चैनल। और आज हमारे खास कार्यक्रम लाइव डिबेट में स्वागत है आप सभी का। लाइव डिबेट में आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं और आज के हमारे मेहमान हैं भारतीय सत्य विजयी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी। मुकेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव डिबेट में। थैंक यू, धन्यवाद। एटीवी के दर्शकों को भारतीय सत्य पार्टी की तरफ से मुकेश शर्मा का भी नमस्कार सभी दर्शकों जी, तो हम आपसे यही सवाल कर रहे हैं, अभी कोविड पर हमारी लगातार जो है डिबेट चल रही है हर राज्य में। तो कोरोना संक्रमण दिल्ली में अभी जो रिकवरी रेट है वो भी बढ़ रहा है और जो डेथ रेशियो है वो भी बढ़ रहा है। तो इसकी रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार अभी क्या कर रही है? दिल्ली सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। बाकी दिल्ली में जो है स्थिति ऐसी चल रही है पंडित जी के दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से झगड़ने में लगी हुई है। केंद्र सरकार मतलब एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप पे लगे हुए हैं। जनता बीच में पिस रही है जी, क्योंकि ऐसे में संभव नहीं है कि सभी सरकारें लड़ाई छोड़ करके, झगड़े छोड़ करके, चुनावी मुद्दों को छोड़ करके एक साथ हो जाएं और इस कोविड से, क्योंकि कोविड के साथ साथ में कोविड-19 के साथ साथ में एक तो नया वर्जन जो आया है उसके नए स्ट्रेन आए हैं और दूसरा देखने में ये है कि आप देख रहे हैं ब्लैक फंगस और उसके बाद में अभी व्हाइट फंगस और अभी पता नहीं किन किन बीमारियों या किन किन नए हमें उनसे गुजरना पड़ेगा। जी, ऐसा सत्य तो ये है कि भारत सरकार है भारत में वो जनता के प्रति जिम्मेदारी नहीं दिखा रही है। अभी देखिए कोरोना काल मार्च से शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ और अप्रैल आते आते वो अपने चरण सीमाओं को पार करने लग गया। लेकिन हमारी भारत सरकार को देखिए कि बजाय भारत की जनता की तरफ ध्यान देने के बजाय वो सीधा बंगाल में चुनावों को लगी रही। ये एक तरह से देखा जाए पंडित तो गैर जिम्मेदाराना है सरकारों का, जनता के प्रति जवाबदेही नहीं महसूस कर रहे हैं ये। जी, तो किस प्रकार की जो अभी हम देख पा रहे हैं, तो किस प्रकार की जिम्मेदारी नहीं केंद्र सरकार पूरी कर रही है और किस प्रकार की जिम्मेदारी से राज्य सरकारें बच रही हैं? राज्य सरकारें सही मायने में जिम्मेदारियों से बचना तो नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी को निभा भी नहीं पा रही है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जो वैक्सीन की समस्या आ रही है, वैक्सीन को पेशेंटों को नहीं दे पा रही है। आज वैक्सीन लगना मतलब है कि जो सिस्टम से लगना चाहिए वो वैक्सीन सिस्टम से नहीं लग पा रही है। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार ने जो 35,000 करोड़ का बजट बताया था कि रखा गया है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, आज जो है केंद्र सरकार उससे भी बच रही है और राज्य सरकारों से कह रही है कि आप खरीदिए। अब जो कंपनियां हैं देखिए आप पंडित जी कि कंपनियां केंद्र सरकार को किसी और कीमत के दर पे दे रही है और राज्य सरकारों से और कीमत ले रही है, तो ये सरासर नाइंसाफी है। जी, कंपनियां केंद्र को जो दर है, जो उनका मूल्य है वो किसी और मूल्य पर जो है उनको दे रही हैं, लेकिन अगर उच्चतम और न्यूनतम की बात करें तो राज्य सरकार को जो है उच्चतम मूल्य पर जो है वो सेवाएं और वो चीजें मिल रही हैं। जी, तो ये जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है ये दिल्ली में कब तक लगभग कंप्लीट हो जाएगी? देखो जी, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी है उन्होंने तो टारगेट 3 महीने का रखा हुआ है, लेकिन जब उनके पास वैक्सीन ही नहीं है तो एक तरह से जनता को गुमराह किया जा रहा है। जनता ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है, उनको वैक्सीन मिल नहीं पा रही है। जी, ये जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की है और जो वैक्सीन देने की जो जिम्मेदारी है वो उसे पूरा करे तत्काल, क्योंकि सिर्फ रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करने भर से तो कुछ नहीं होगा। जी, ऐसा है। अब स्टेट जो सरकारें हैं, जो राज्य सरकारें हैं, वो पंजीकरण तो कर रही हैं, लेकिन उनके पास जो वैक्सीन ही नहीं है तो वो मरीजों को कहां से देंगी? जो हमारे पास कोटा होना चाहिए, भारत में वो कोटा है नहीं। अगर कोटा पर्याप्त होता तो इस कार्य को शीघ्र से शीघ्र राज्य सरकारें भी कोशिश करके मतलब इसको पूरा करती, लेकिन राज्य सरकारों के पास वैक्सीन ना होने का कारण वो भी कहीं ना कहीं अपनी असमर्थता दिखा रही हैं। जी, लेकिन इनके लिए अस्पतालों की कितनी जिम्मेदारी है
ये भी हम साथ ही देखते आ रहे हैं, क्योंकि जिस चीज की दवाई नहीं है उसके लगातार इतने बड़े बड़े बिल लोगों को थमा दिए जाते हैं। 10 दिन भर्ती किया, पता लगे 20 लाख का बिल बना रहे हैं, 10 लाख का, 8 लाख का, 7 लाख का। किस चीज का बिल बन रहा है जब उस चीज की दवाई ही नहीं बनी है? तो ये बिल किस चीज का है? कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या किस चीज का, कौन सी सर्जरी कर रहे हैं? ये पंडित जी एक तरह से राज्य सरकारों का और भारत सरकार का जो सिस्टम है वो फेल हो चुका है। कालाबाजारी अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी है, जिसको रोकने में सरकारें विफल हो रही है। इसके लिए तो राज्य सरकारें, के लिए राज्य बना हुआ है। राज्य में अगर उनकी पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था या फिर उनकी चिकित्सा व्यवस्था अगर सही नहीं आ रही है, तो ये तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारियां बनती हैं। नहीं भाई, तो मैंने अभी आपको कहा कि सरकारें विफल हो रही है अपनी जिम्मेदारी निभाने में। वो अपने सिस्टम, उनका सिस्टम फेल हो रहा है। मतलब कालाबाजारी को रोक नहीं पा रहे हैं ये जी। और यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा भी महसूस होता है कि कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाहियां भी हैं इसमें। नहीं तो एक बात बताइए, सरकारों के पास वैक्सीन नहीं है, कालाबाजारी करने के लिए वैक्सीन कहां से मिल रही है कालाबाजारी करने वालों के लिए? ये एक सरकार की जवाबदेही है, जिस जवाबदेही से भी सरकार बच रही है। अच्छा, ये जो वहाँ संकट है, इस दौरान ना तो आप कहीं धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, जी जी जी। तो किस तरीके से आपकी पार्टी या जो आने वाले अन्य भी जो सामाजिक संगठन हैं जो आ रहे हैं, जिस तरीके से अपना लेटर लिख के दे रहे हैं, उनको कैसे जवाब मिल रहा है और फिर कैसे वो सरकारों से लड़ पा रहे हैं? किस तरीके से आपने जो मैं इस विषय में पंडित जी आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि स्वयं भारतीय समाजवादी पार्टी ने भारत सरकार से कई चीजों पे जवाब मांगा आरटीआई लगा के, जिनका किसी भी आरटीआई का जवाब नहीं दिया गया। भारतीय समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने एक मीटिंग की थी, उसमें ये प्रोग्राम रखा गया था कि अगर कोरोना खत्म हो जाता है, ये हमने मतलब पहले की बात बता रहा हूं कि कोरोना खत्म हो जाता तो जून से हमारी पार्टी सड़क पर उतरेगी सरकार के खिलाफ। लेकिन हुआ क्या कि कोरोना मार्च से फिर बढ़ गया। आज स्थिति यह है कि पार्टी विरोध प्रदर्शन तो कर ही नहीं सकती और इस चीज का सरकारें लाभ भी उठा रही हैं। और अगर कोई छोटे मोटे विरोध कर रहा है उसमें तानाशाही दिखाई जा रही है और तानाशाही के हिसाब से ये पब्लिक को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सिस्टम एक तरह से अच्छा नहीं है। जनता के अधिकारों के साथ भी हनन हो रहा है, क्योंकि जब पब्लिक अपनी आवाज उठा ही नहीं सकती है तो बताइए कैसे जनता तक आवाज जाए, कैसे जनता तक पहुंचे? जो भी आवाज उठाता है, सवाल है कि जनता की जान जरूरी है फिर उसके अधिकार? इस टाइम सही मायने में जनता को बचाना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा प्राथमिकता जो देनी चाहिए वो जनता को देनी चाहिए। जनता के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। ये चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, पूरी जिम्मेदारी हर समय हर तरीके की, क्या पूरी जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की है? क्या आप कोई भी, चाहे महामारी हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई आपदा या विपदा बढ़ जाए, तो उसके लिए क्या सिर्फ सरकारें ही जिम्मेदार होती हैं उसके बढ़ावे के लिए और उसके खात्मे के लिए? इसमें पंडित जी मैं बताना चाहूंगा, इसमें कुछ जनता की भी लापरवाहियां सामने आ रही हैं कि जो गाइडलाइन दी जा रही है जनता उनको फॉलो नहीं कर रही है। और ये क्यों नहीं कर रही है? सामने ये कहानी आ रही है कि जब घर का मुखिया ही अगर कानून का पालन नहीं करता है तो जनता तो बिगड़ेगी। उदाहरण के तौर पे हमारी भारत सरकार ने क्या मतलब कोरोना का पालन किया? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, हमारे उन्हीं प्रधानमंत्री जी ने, हमारे भारत के गृह मंत्री जी ने क्या इन चीजों को स्वयं पे लागू किया? बंगाल में ना मास्क है ना दूरियां हैं, रैलियां निकल रही हैं और जनसभाएं हो रही है। तो आज इस चीज का गलत संदेश गया देश के अंदर जी। और जब पब्लिक जो कहती है जब हमारी सरकारें ही मतलब उस चीज को फॉलो नहीं कर रही तो हम क्यों करें? इसमें क्या गया है जनता के अंदर संदेश? कुछ लोगों के अंदर ये जाता है जी कोरोना है नहीं, ये एक अफवाह है। जब अगर कोरोना है तो हमारी सरकार उस चीज का पालन क्यों नहीं कर रही? बंगाल में इस चीज का पालन क्यों नहीं हुआ? रैलियां इतनी भारी क्यों निकाली गई और इसका पालन क्यों नहीं किया सरकारों ने? जब सरकार ही पालन नहीं कर रही है तो जनता पालन क्यों करे इस चीज का? तो ये बहुत गलत संदेश गया है
हमारे देश की भारत सरकार की तरफ से जो उन्होंने बंगाल में रैलियां निकाली थी उससे। जी। नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी ना होती या अन्य किसी की सरकार होती तो क्या ये संभव था कि ये नहीं फैलता? नहीं, इसमें मैं एक बात कहूंगा, यहाँ पे जो हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो गैर जिम्मेदारी नजर आई, जो हमने महसूस की, हमारी क्या पार्टी के जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं ने कैसी महसूस कैसी की। किस प्रकार की कौन सी जिम्मेदारी आपको गैर जिम्मेदारी आपको और नजर आई? जी। प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी दो गैर जिम्मेदारियां भारतीय समाजवादी पार्टी को नजर आई, वो मैं आपको और आपके दर्शकों को बताता हूं कि एक तो जैसे ही कोरोना फैलने लगा था, जी। उसी समय हमारे देश के गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को सभी रैलियां बंद करके दिल्ली में आना चाहिए था और व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए था। दूसरी बात, आज भारत में वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के लिए बजट नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जी राज्य सरकारें खरीदें। आप 20,000 करोड़ का क्या पीएम हाउस बनाना इस समय जरूरी है? इससे पीएम हाउस को रोककर उस पैसे को वैक्सीन पे लगा देना चाहिए और उसका स्टॉक बढ़ाना चाहिए, सभी कंपनियों को ऑर्डर देना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार, कि बजाय वैक्सीन पे जोर देने के वो पीएम हाउस पे जोर दे रही है। आज लॉकडाउन में भी पंडित जी इन्होंने पास बना के दिए हुए हैं जो वहां पे पीएम हाउस में काम कर रहे हैं जी। कि भाई उनको ना रोका जाए। तो ये भारत सरकार की दो सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारियां हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे पूरा ध्यान जो है प्रधानमंत्री जी का जनता पे होना चाहिए और जो महामारी पे होना चाहिए था। आपको एक बयान आपको मैं बताना चाहता हूं जो अखिलेश यादव जी ने दिया है। आपको याद होगा वैक्सीन आई थी, अभी लगातार बयान विपक्ष के आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर के देश की जो जनता है उसके बीच में भ्रम पैदा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये कुत्ते की वैक्सीन है। कोई कह रहा है कि मैं तो वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा जब मेरी गवर्नमेंट आएगी और मैं सत्ता में आऊंगा और मैं जो वैक्सीन बनवाऊंगा। मतलब वैक्सीन क्या बीजेपी के लोग बनाते हैं या फिर वैज्ञानिक बनाते हैं? मतलब आप वैज्ञानिकों के ऊपर आप सवाल कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। इसमें क्या विपक्ष का रोल नहीं है? इसमें पंडित जी मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना है। इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए और इन बयानों पर रोक लगनी चाहिए। इस बात का भारतीय समाजवादी पार्टी कभी समर्थन नहीं करेगी कि देश की जनता को गुमराह किया जाना चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों ने जिस दवाई को पास किया है उस दवाई को विपक्ष को भी इस तरह गुमराह नहीं करना चाहिए देश के लिए। जी। केंद्र सरकार भी हमेशा से अपनी जिम्मेदारी के तहत ही उन्होंने हर काम किया है, वो ये बताते आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो पब्लिक में आप देखते हैं जो शादियां हो रही हैं हर रोज, क्या ऐसे में जहां जिंदगी हमारी खतरे में है, जहां हमारी पूरी जिंदगी हमारी भी, हमारे अपनों की भी और हमारे आसपास लोगों की भी जिंदगी जहां दांव पर लगी हुई है, वहां क्या शादी करना जरूरी है? क्या हम 6 महीने या साल भर रुक नहीं सकते? क्या शादियों पर मुझे लगता है कि जो शादी करने वाले हैं, चाहे वो लड़के की तरफ से हो या लड़की की तरफ से हो, उनको एक तो जेल निर्धारित करनी चाहिए कि 2 साल, 4 साल, 5 साल की, और दूसरा एक अच्छा खासा जुर्माना भी उनके ऊपर लगाया जाना चाहिए। उसमें शामिल होने वाले बारातियों के ऊपर भी जुर्माना लगना चाहिए और उनके लिए भी जेल निर्धारित होनी चाहिए। क्या पूर्ण प्रतिबंध की जरूरत नहीं है इन धार्मिक कार्यक्रमों पर या शादी समारोह जैसे कार्यक्रमों पर? पंडित जी मैं आपके बात का समर्थन करता हूं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकारों की भी मतलब गैर जिम्मेदारी रही है कि इन्होंने 50 आदमियों की भी परमिशन क्यों दी। जिस तरह लॉकडाउन लगा, पूरी सच्चाई के साथ लॉकडाउन लगा और शादियों को भी रोका जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने शादियों को ना रोक कर। जरूरी नहीं है देश में जान जरूरी। पंडित जी ऐसा है, हमारे देश की जनता को तो मौका मिलना चाहिए और वो मौका सरकारों ने दे दिया कि भाई शादी में आप 50 आदमी जा सकते हैं। आज पब्लिक क्या कर रही है, इस बात का आपको भी संज्ञान होगा और भारतीय समाजवादी पार्टी को भी संज्ञान है कि जो जिन शादियों में है लोगों ने क्या किया है कि 50-50 आदमियों की टीम बना ली। मतलब पहले 50 आदमी आगे निकल जाओ, फिर दूसरे 50 आदमी आ जाओ, फिर तीसरे आ जाओ। लेकिन सरकार को, भारतीय समाजवादी पार्टी सरकार के फैसले की भी निंदा करती है कि सरकार को यह फैसला करना ही नहीं चाहिए था कि शादी होनी चाहिए और 50 आदमी भी क्यों आए। शादी को बिल्कुल रोक देना चाहिए, जब कोरोना खत्म हो जाए तब शादी की जानी चाहिए। दूसरी बात यह है पंडित जी, अगर आपने ये बात कही है तो अब जो हमारे देश की सरकारें
और जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी। तीसरी लहर क्यों आएगी और तीसरी लहर ये इस तरह का बयान क्यों दिए जा रहे हैं? अभी आपको भी पता है और हमें भी पता है कि 2022 में चुनाव आ रहे हैं, यूपी में भी चुनाव आ रहे हैं और दिल्ली में भी चुनाव आ रहे हैं। ये क्या करेंगे? फिर सब कुछ भूल के हमारे देश की सरकारें रैलियां निकालेंगी, जनसभाएं करेंगी, फिर करवाना पड़ेगा। हाँ, भारतीय समाजवादी पार्टी भारत निर्वाचन आयोग से भी मांग करती है या तो चुनाव को भी स्थगित किया जाए और अगर स्थगित नहीं किया जाए तो रैलियों पे और जनसभाओं पे बैन लगना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 10-10 आदमियों की टीम बना के डोर टू डोर गैदरिंग होनी चाहिए, तब तो चुनाव की अनुमति दी जाए, अन्यथा चुनाव को भी कैंसिल किया जाए। या तो चुनाव रद्द करने चाहिए या चुनाव आयोग की अपनी नीतियों में कहीं ना कहीं बदलाव करना पड़ेगा और संशोधन बदलाव आना चाहिए। संशोधन ये होना चाहिए पंडित जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भी बताना चाह रहा हूँ कि डोर टू डोर गैदरिंग होनी चाहिए और 10 आदमियों की गैदरिंग होनी चाहिए और उनमें भी गैसिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि 10 आदमी भी इकट्ठे जाए। 2 गज की जो दूरी है, मास्क जरूरी है, वो होना चाहिए और 10 आदमियों से ज्यादा गैदरिंग नहीं होनी चाहिए और डोर टू डोर जाए, डोर टू डोर जाके अपने पर्चे दें, अपने वोट मांगे, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनसभाओं पे और गैदरिंग पे भारत निर्वाचन आयोग को और सुप्रीम कोर्ट को बैन लगाना चाहिए जी। नहीं तो तीसरी लहर फिर आ जाएगी और ये लोग कहेंगे कि हमने तो पहले से ही बताया था कि भाई तीसरी लहर आनी है, तो तीसरी लहर को फिर आप अपना भी बुला लोगे 2022 के चुनाव में। और इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि कोई तीसरी लहर नहीं आएगी। अगर चुनाव 2022 में या तो रद्द कर दिए जाए या फिर गैदरिंग मात्र 10 आदमियों की गैदरिंग हो और जनसभा हमको रोक दिया जाए तो तीसरी लहर नहीं आएगी। नहीं तो फिर से तीसरी लहर तो आनी है। जनता फिर मरेगी, गरीब फिर मरेंगे और सरकार कहेगी जी हमने तो पहले बताया था, हमारे विशेषज्ञों ने तो पहले बताया तीसरी लहर आएगी और वो जनता के ऊपर थोप देंगे। मुकेश शर्मा जी, अदालतें हमेशा से कहती आई हैं कि 1 लाख दोषियों को भले ही छोड़ दिया जाए लेकिन किसी निर्दोष को किसी भी प्रकार की सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो क्या चुनाव आयोग में ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि अगर चुनाव रैलियों से एक भी व्यक्ति अगर संक्रमित हो रहा है, एक भी व्यक्ति 125 करोड़ में से, इसके कारण, सिर्फ चुनाव रैली के कारण, तो उनको मुझे लगता है कि इंतजार नहीं करना चाहिए, उनको तत्काल रोकना चाहिए और 6 माह अगर राष्ट्रपति शासन अगर लगा दिया जाएगा, आर्मी शासन उन राज्यों में लगा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये संभव नहीं कि ऐसी स्थितियों के लिए ही तो राष्ट्रपति शासन बनाया गया है कि ऐसी महाविकट कोई ऐसी संकट या आपदा के समय ही इस शासन को लगाया जा सकता है। पंडित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात पे भी बताना चाहता हूँ, जनता की भी रोशनी डालना चाहता हूँ कि इस समय क्या है जो हमारे देश में भारत सरकार है वो सत्य बहुत कड़वा होता है और भारतीय समाजवादी पार्टी का नाम ही सत्यविजय है, सत्य बोलने से चूकती नहीं है। हमारे देश में जो सरकार है वो तानाशाही दिखा रही है, उसने पूरे सिस्टम को कैप्चर किया हुआ है। आज किसी भी संस्था को ले लो, किसी की चल नहीं रही है, अंदर ही अंदर सारे सिस्टम फेल हैं। जो हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री चाहते हैं, देश में आज वो हो रहा है। हमारे देश में राष्ट्रपति के पास कितने अधिकार है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम भारतीय समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों को नमन करती है और धन्यवाद करती है। अगर ये दोनों संस्थाएं अगर आगे नहीं आई होती तो अभी मौत का तांडव बहुत भयंकर हो रहा होता, क्योंकि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जो आगे बढ़ के कार्रवाई के लिए सरकारों को फटकारें लगाई हैं, तब जाके ये लोग जागे हैं, तब इन्होंने कार्रवाई की आगे। नहीं तो आज भी मौत के जो तांडव हो रहे थे, जो आज केस घट के आ रहे हैं, उनकी कई गुना और बढ़ चुके होते केस। तो इसलिए भारतीय समाजवादी पार्टी आपके दर्शकों को भी कहना चाहती है कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा उच्च न्यायालय है और हाई कोर्ट है, उनके लिए कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि धन्यवाद है कि उन्होंने आगे आके स्थिति को संभाला। हम लगातार देखते आ रहे हैं कि सरकारें बस जो कहती हैं कि 2 मीटर की दूरी, 2 गज की आप दूरी बना करके चलिए, उनका पालन पुलिस प्रशासन कितना करता है? हम देखते हैं कि थप्पड़ से लेकर के लात घूंसे तक लेकर के तमाम वीडियो हमारे पास हर रोज आते हैं, आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पर, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जिस चीज को पुलिस प्रशासन ही जिस कानून का पालन नहीं कर रहा है उसे जनता से जबरदस्ती करवाया जा रहा है। जी, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने ये बात कही तो अभी आपने भी देखा होगा और आपको पता भी होगा कि आप एक चैनल चला रहे हैं
कि हरियाणा में अभी मुख्यमंत्री जी कहते कि वहां पे गैदरिंग का पालन हुआ था, कि वहां पे दूरी रखी गई थी। तो जब हमारी सरकारें ही गैर जिम्मेदार हैं, तो जनता तो फिर लापरवाह होगी। हमारे देश की सरकारें क्या करती है, अपने देश की जनता पे तो अपने फैसलों को लागू करना चाहती है, लेकिन वो फैसले खुद पे लागू नहीं करती। जब तक हमारे देश की सरकार है उन कानूनों को खुद लागू अपने आप पे नहीं करेंगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप अपनी पार्टी की तरफ से किसी सरकार को नहीं, पुलिस प्रशासन को भी नहीं, ठीक है, या तो किसी भी सिस्टम को नहीं, आप अगर जनता के लिए सिर्फ मैसेज देने के लिए कहा जाए कि कोई आप संदेश देना चाहेंगे सिर्फ जनता को, जो देश की जनता है चाहे वो किसी भी राज्य की हो, भारतीय सत्यविजय पार्टी की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम भारतीय सत्यविजय की पार्टी की तरफ से और आपके चैनल के माध्यम से यही जनता को कहना चाहेंगे, इस टाइम कोरोना की सुनामी आई हुई है और सरकारों पे बहुत ज्यादा उम्मीद ना करके अपनी सावधानी स्वयं करें, अपने बचाव खुद करें, घर से ना निकलें, और घर से निकले भी बहुत ही जरूरी हो तो घर से भी सिर्फ मात्र एक व्यक्ति निकले, वो भी मास्क लगा के निकले, और जब घर में आए तो सैनिटाइज लगाए और पूरे घर को सुरक्षित करे। ये संदेश भारतीय सत्यविजय पार्टी देना चाहती है। डरने की जरूरत है, अगर हम मजबूत रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हम लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। हमारा जी मकसद हाँ, अगर हम है और खुद को बचाना है और देश को जिताना है। जी हाँ, अगर हम लोग स्वयं सावधानी करेंगे कभी इस कोरोना से हम जीत पाएंगे। अगर हम लोग स्वयं अगर सावधानी नहीं करते हैं तो कोरोना से जंग जीतना बड़ा मुश्किल है। जी, कोरोना से जंग जीतना बड़ा मुश्किल है। जी जी हाँ, अगर हम लोग हमारे देश की जनता अगर सावधानी नहीं करती, बरतती है और अपनी जिम्मेदारी स्वयं नहीं उठाती है, तो इस सरकार के भरोसे ये जंग नहीं जीती जा सकती। इस सरकार के भरोसे जंग नहीं जीती जा सकती। सरकारें कोई भी हो, लेकिन जंग उनकी बदौलत नहीं, लेकिन जनता और सभी के सहयोग से ही ये सब संभव है कि हम फिर इस लड़ाई को जीत सकते हैं और इसको तोड़ भी सकते हैं। और ये समय जी बहुत ही विकट स्थिति में भारत अभी जी रहा है, क्योंकि तमाम तरीके के वर्जन लॉन्च हो रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना के नए-नए लक्षणों के साथ में पहले खांसी जुकाम बुखार था, फिर उसके बाद में सीधे अटैक होने लगे। ऑक्सीजन के लिए सरकारों ने कभी सोचा ही नहीं था कि हमें कभी इस ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ेगी, कभी नहीं सोचा था, शायद ही सोचा हो, क्योंकि ऐसी कोई बीमारी नहीं आई। नहीं तो हॉस्पिटलों ने अपने खुद के प्लांट लगाए होते ऑक्सीजन के और आज ऐसी किल्लत हमें नहीं देखनी पड़ती। हालांकि किसी को भी इस बीमारी के बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन जो भी है हमें WHO और सरकार के निर्देशों का पालन करना ही चाहिए हर हाल में। और वो जिस तरीके से कर रही है उनको भी, सरकारों को भी तेजी लानी चाहिए वैक्सीनेशन में, जिससे कि जब तक देश में कंप्लीट वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक कोरोना का जो डेथ रेशियो है वो मुझे लगता है कि बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसका जो स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है। और जो ब्लैक फंगस है, व्हाइट फंगस है, ये तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। जिसको हो जा रहे हैं उसके बाद में उसका बचना या उसे बचा पाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। तो वो जो ब्लैक फंगस है, व्हाइट फंगस, इस पर आप क्या कहेंगे, जो नए वर्जन आए हैं? जी जी दोबारा बोलना आप। जो ब्लैक फंगस आया हुआ है, व्हाइट फंगस आया हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? कोरोना के बाद में जो तत्काल जिन राज्यों में बढ़ रहे हैं और जिन राज्यों में अभी नहीं है, तो क्या ऐसा संभव है कि उन राज्यों की सीमा रेखाएं बिल्कुल लॉक कर देने की जरूरत है, जिससे कि दूसरे राज्यों में वो लोग ना पहुंच पाए? अगर कोई जाए तो बिना जांच के एक भी व्यक्ति नहीं निकल पाए, जिससे कि दूसरे राज्यों में नहीं फैल पाए। जिस तरीके से चाइना ने जीता, अन्य देशों के कई देशों के उदाहरण हैं जिसमें उन्होंने कंट्री का कंट्री पूरा लॉक कर दिया, शहर के शहर लॉक कर दिए, और जिसके कारण वो आज जो है उन्होंने मास्क फ्री कंट्री कर ली। जी, ये सब कार्रवाई भारत सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से की जानी चाहिए। जिन जिन राज्यों में ये बीमारी आ चुकी है, के ऊपर ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ही पूरी जिम्मेदारी दे रखी है। तो ऐसे में केंद्र सरकार का सवाल ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है। अभी तो जिम्मेदारी राज्य सरकारों की, वैक्सीनेशन की हम बात समझ सकते हैं कि उस पर केंद्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। नई योजनाओं की और नई नीतियों की भी जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी समझना होगा कि राज्य सरकारें भी अपनी जिम्मेदारी क्या सही ढंग से कर पा रही, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट राज्यों में हो या फिर कांग्रेस की हो या फिर एनसीपी की हो या फिर शिवसेना की हो।
जी जी, इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की भी गैर जिम्मेदारी है। जिन जिन राज्यों में ये बीमारी फैल गई है, उन राज्यों को अपने बॉर्डर सील करने चाहिए, जिससे जी ये बीमारी उस राज्य से दूसरे राज्य में न पहुंचे। और इस पे संज्ञान में फिर से कहूंगा कि भारत सरकार को भी लेना चाहिए, राज्य सरकारों को निर्देश देने चाहिए कि भाई इनके के खिलाफ कार्रवाई करें और अपने अपने बॉर्डर सील कर दें, जिससे दूसरे राज्य में ना पहुंचे। और साथ में मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा केंद्र सरकार को, जो बाहर से जो विमान यात्राएं चल रही हैं, उनको भी इस टाइम रोक देना चाहिए। बाहर से हवाई यात्राओं को निषिद्ध करना चाहिए, नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि बाहर से भी तो कोरोना आ रहा है। जी मुकेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने लाइव डिबेट में आप जुड़े और आपने बेबाकी से अपनी बात रखी और हर सवाल का सही आपने जवाब दिया जी। और जिस तरीके से भारतीय जैसे सभी लोग सुन रहे हैं, और मेरी कोशिश रहती है कि हर डिबेट में जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो हमारे तो प्रश्न होते नहीं, आम जनता के ही सवाल होते हैं, और हम आप सभी जिम्मेदार हैं, लोगों से पूछेंगे, आप सभी से पूछते भी हैं जी। आपने भारतीय जनता पार्टी को ये मौका दिया, इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी भारत, जय। जी इस कार्यक्रम में बस इतना ही, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता ATV न्यूज चैनल।